हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 2021 का जो पहला एग्ज़ाम है वो इस संडे के लिए स्लेटेड है। तो इसीलिए स्लीपी क्लासेस आपके लिए लेके आया है लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियोस। और इसी सीरीज में आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर। पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज का हमारा जो फोकस है वो मेनली ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की तरफ रहेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योमेट्री से 20-25 क्वेश्चंस होते हैं और अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं वो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इसलिए आज हमारा फोकस इन दो टॉपिक्स के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। ये आपसे कहता है कि इन अ रेक्टेंगल length is 3 times its breadth if length and the breadth of the rectangle are increased by 30% and 10% respectively, then its perimeter is increased by। आपसे पेरीमीटर पूछ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको क्या दिया है, लेंथ इज 3 टाइम्स द ब्रेथ, तो हम क्या करते हैं, ब्रेथ को ले लेते हैं x के बराबर। तो आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी, 3x, ठीक है। इसने क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। फिर ये क्या कहता है कि आपकी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 30 एंड 10%। तो कहता है आपका कि जो लेंथ है आपका 30% से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और आपका ब्रेथ जो है वो 10% से इंक्रीज कर रहा है। तो 30% कितना होता है, 1.3, ठीक है, 1.3। तो इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि 3x आपका कितना बन गया है, 3x इंटू 1.3 दैट इज इक्वल टू 3.9x, ठीक है। और यहाँ पे आपका ब्रेथ जो है वो 10% से इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कितना हो गया है, 1.1 ऑफ x बन जा रहा है, ठीक है। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पेरीमीटर कितने से इंक्रीज कर रहा है, तो पहले पेरीमीटर कितना होगा उसका, पेरीमीटर जो पहले आपका होगा वो होगा x प्लस 3x इंटू 2, ठीक है। क्या होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपके पास आ गया 4x इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8x। और अब आपके पास कितना बन रहा है ये, दैट इज इक्वल टू 3.9x प्लस 1.1x मल्टीप्लाइड बाय 2। ये कितना हो जाएगा, 3.9 और 1.1 हो जाएगा आपका 5x। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 10x, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो 8x में 8x से 10x बन रहा है, तो कितना आ जाएगा, इंक्रीज जो है आपका परसेंटेज कितना आ जाएगा, 10x माइनस 8x डिवाइडेड बाय 8x इंटू 100। ये कितना आ गया आपके पास, 2x बाई 8x मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 4 ज़ 8, 4 25 ज़ 100। तो आपके पास 25% इंक्रीज आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ इट्स ईच साइड इज हाफ। आपको कुछ भी नहीं दिया गया है कि कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, उसका जो है सारी साइड्स को जो है हाफ कर देते हैं, ठीक है। ट्राइंगल आपके पास किस तरह का आ सकता है, आपके पास इस तरह का आ सकता है, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ सकता है, ठीक है, आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ सकता है। तो इसमें बोल रहा है कि सभी की साइड्स को अगर हम हाफ कर देते हैं तो आपका एरिया कितने से चेंज होगा। तो देखिए हमारे पास एरिया क्या क्या होता है, 1/2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है या आपको किसी की हाइट पता है और ए को हम हाइट मान लें और बी को बेस मान लें तो ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें मैं साइड्स को हाफ कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 ए इंटू 1/2 बी, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 1/8 बी, ठीक है दोस्तों। तो आपको दिख क्या रहा है कि 1/2 ए बी का 1/8 ए बी बन गया है, ठीक है। तो कितना डिक्रीज हो जा रहा है, 1/2 बाय 1/8 कितना हो जाएगा, 2 4 8 दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। आपका एक्चुअल में ये जो पहले 4 था वो अब 1 बन गया है, दैट मीन्स डिक्रीज कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 100। ये कितने के बराबर होता है, 25% एक्चुअल में वो बन जाएगा, और डिक्रीज जो होगा आपका 100 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 75% का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपसे बोलता है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बून इज इंक्रीज्ड बाय 700%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। तो सबसे पहले स्फीयर की वॉल्यूम होती कितनी है, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए दोस्तों ये आपका लास्ट वीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं ज्योमेट्री के, अर्थमेटिक के, अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, आप उसको एक बार थॉरोली रिवाइज कर लें ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए या आप फॉर्मूला ना भूल जाएं जिसकी वजह से आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। और आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि आपको
पेपर में ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 क्वेश्चन आए हैं तो आपको उसमें से 90 अटेम्प्ट करने हैं, 95 अटेम्प्ट करने हैं। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 to 35 जो है आपकी कट ऑफ जाती है। तो कम से कम अगर आप 45 से 50 क्वेश्चन कर देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास आ गई वॉल्यूम स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये बोल रहा है कि जो आपकी वॉल्यूम है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 700%। अगर हम किसी की वॉल्यूम को 700% से इंक्रीज कर देते हैं तो वो एक्चुअल में कितनी बन जाएगी? वो एक्चुअल वैल्यू की 8 टाइम्स बन जाएगी। तो ठीक है, 700 का क्या मतलब होता है? 7 टाइम्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है 7 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो 1 तो पहले ही है, उसमें जब हम 7 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो वो एक्चुअल वैल्यू का 8 टाइम्स बन जाएगा। तो ये 8 टाइम्स का मतलब अगर हम वॉल्यूम में डाल के देखें तो क्या होगा? आपको ये कह रहा है कि जो आपका 4/3 पाई आर क्यूब है वो 8 टाइम्स बन चुका है इसका, ठीक है। या मैं इसको लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ये बोल रहा है कि आपका 700% इंक्रीज होने के बाद इतना बन जाता है, ठीक है, 8 टाइम्स बन जाता है। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में इंडक्ट करूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 पाई आर क्यूब, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। तो अभी आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। तो आपके पास रेडियस कितना बन जाता है? 2r। जो आपका रेडियस है वो इंक्रीज होके 2 टाइम्स बन गया है। अगर आपकी वॉल्यूम 700% से इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है आपका रेडियस जो है उसका डबल हो चुका है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज हो गया है। तो सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अब हम अगर r की जगह जो है 2r लिख देते हैं, ये तो एक्चुअल में है जो पहले वैल्यू है, इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगी? r की जगह 2r आ जाएगा। तो आपके पास एक्चुअल में कितना बन जाएगा? 4r स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब तो आपके पास सेम ही रह रहा है और r स्क्वायर जो है आपका 4r स्क्वायर बन जाता है। तो दैट मीन्स कि आपका 1 जो है वो 4 बन जाता है। दैट मीन आपके पास इंक्रीज कितने का है? 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। आपके पास 3 का इंक्रीज होता है कितने पे? आपकी बेस वैल्यू जो है 1 × 100, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास कितने का इंक्रीज आ जाएगा? 300% का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है? इफ द लेंथ्स ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स इन अ सर्कल आर रेडियस 10 सेंटीमीटर of radius 10 centimeter are 12 centimeter and 16 centimeter, then what is the distance between these two chords? आपसे chords के बीच का डिस्टेंस पूछता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग इसके डायग्राम बना लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें डायग्राम्स जो हैं आपके दो बनेंगे। तो हम दो सर्कल को फॉर्म कर लेते हैं। आपको ये कह रहा है कि आपके पास जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और दो कॉर्ड आपको दी हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो एक तो आपके पास बन जाएगा डायग्राम ये 16 सेंटीमीटर की कॉर्ड हो जाती है, ये 12 सेंटीमीटर की कॉर्ड हो जाती है और आपके पास ये सेंटर अगर हम ले लें तो ये आपके पास रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर्स। दूसरी तरफ हम अगर कॉर्ड्स एक ही सेक्टर के अंदर ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया, ये आपके पास 16 सेंटीमीटर की कॉर्ड आ गई, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर की कॉर्ड आ गई, ठीक है। ये 16 है, ये 12 है और ये आपका रेडियस जो है आपके पास दिया हुआ ये 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है कि इन कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये अगर रेडियस है और यहाँ से आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो जो है इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो अगर ये 16 है, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व कर सकते हैं। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा। वो क्या होता है? 6, 8, 10, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 36, 48, 10। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाता है। अगर ये 8 है, ये 10 है, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 6। ये आपके पास दिया हुआ है रेडियस 10। अगर ये 10 है, ये 6 है, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे आपके पास दो कॉर्ड्स के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 6 + 8 इज इक्वल टू 14, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स एक ही साइड पे हैं तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी सिमिलर लाइंस पे सॉल्व होगा। अगर ये आपके पास 10 दिया हुआ है और ये 16 है तो दैट मीन्स कि ये 8 आ जाता है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ, सेकंड कॉर्ड की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज 10 की 10 रह जाएगी। और अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये आपके पास 12 को हाफ में डिवाइड करके ये डिस्टेंस आपके पास 6 आ जाएगा और ये डिस्टेंस आपके पास ट्रिपलेट से सॉल्व करके 8 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस आपके पास 8 है और ये छोटा वाला डिस्टेंस जो है पहली कॉर्ड तक का डिस्टेंस ये आपके पास 6 है, तो इन दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 8 - 6। ये कितना आ जाएगा?
2 सेंटीमीटर्स। तो ये आपके पास दो सिचुएशंस बनती हैं, जिसमें से एक का डिस्टेंस आपके पास 14 आता है, दूसरे का 2 आता है। तो आपके पास ये कौन सा ऑप्शन बन जाता है? ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 आपका कहता है कि कंसिडरिंग टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए एज सेंटर्स, टू सर्कुलर आर्क्स आर ड्रॉन विद इन द स्क्वायर ज्वाइनिंग द अदर टू वर्टिसेस thus फॉर्मिंग टू सेक्टर्स। व्हाट इज द कॉमन एरिया इन दीज टू सेक्टर्स? ठीक है, ये आप लोगों को कह रहा है कि आपके पास सपोज करो कि एक स्क्वायर है, ये आपके पास स्क्वायर दे दिया है ऑफ साइड ए। ये आपको कह रहा है कि इसके जो दो वर्टिसेस से हैं, तो ये आपको कह रहा है कि यहाँ से सर्कल ड्रॉ किए गए हैं टचिंग अदर टू वर्टिसेस। ठीक है, जो दो बच गए हैं उन दो वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्कल बना रहा है। सेम वो दूसरे वर्टिसेस से कर रहा है, इस वर्टिस से ड्रॉ करेगा तो ऐसा बन जाएगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच का ये कॉमन एरिया कितना होगा। इसे मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, एक हमने ए से ड्रॉ किया, एक हमने सी से ड्रॉ किया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स कि ये सर्कल की एरिया का 1/4 एरिया ऑफ सर्कल है एक्चुअल में। ठीक है, 1/4। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एक्चुअल में इसका एरिया कितना हो जाएगा? अगर मैं ए से निकालूं तो हमारे पास ए बी डी का एरिया कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। और आर आपके पास कितना दिया हुआ है? ये जो रेडियस है ये स्क्वायर की एक साइड है, वो आपके पास दी हुई है ए स्क्वायर। सिमिलरली जो है आपके पास सी बी डी, ये जो आर्क हम बना रहे हैं इससे लेके सी बी डी तक का एरिया आपके पास कितना हो जाएगा? ये एरिया जो मैं आपके पास बना के दे रहा हूँ ये भी कितना हो जाएगा? 1/4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इसको इक्वल्स कर लेता हूँ स्क्वायर के एरिया के बराबर, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू ए इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब मैं इसका एरिया ए बी डी का एरिया और सी बी डी का एरिया अगर इंक्लूड करता हूं तो इसमें मेरे पास बी डी का जो एरिया है, जो ये मेरे पास ये ओवल सी शेप आ रही है, इसका एरिया जो है एक मेरे पास एक्स्ट्रा बन जाता है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा? उसका एरिया भी कर दूंगा। क्या आ जाएगा आपका? मैं बी डी के एरिया को सपोज कीजिए कि मैं इसको एक्स मान के चलता हूँ। ठीक है, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास कुछ इक्वेशन आ जाएगी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स। तो आपके पास x यानी कि इस ओवल शेप जो बी डी है इसका एरिया कितना आ जाएगा? 1/2 पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और x इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू पाई/2 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ये आपके पास ऑप्शन क्या रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन दौड़ानी है, थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपसे कह रहा है कि x माइनस वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 2 वाई माइनस, इसको करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ये 2 नहीं होगा, ये z होगा। y माइनस जेड क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की तरह आपको फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा? तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? आप एक बार मैं फॉर्मूला आपको करवा देता हूँ। फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। तो ये क्वेश्चन जो है हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें दिख रहा है कुछ कुछ की क्यूब के ऊपर दिया हुआ है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इसके हिसाब से इसमें ए क्या बन जाता है? एक्स माइनस वाई, बी क्या बन जाता है? वाई माइनस जेड, सी क्या बन जाता है? जेड माइनस एक्स। और दोस्तों अगर मैं a प्लस बी प्लस सी कर देता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा? x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। ये आपके पास x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं इसको इस फॉर्मूला में यूज करके देखूं कि a प्लस बी प्लस सी मेरे पास 0 आ गया है, तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाता है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू इज 0। तो इसकी जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। तो आपके पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू
3abc, क्योंकि ये 0 के बराबर है, माइनस को अगर -3abc को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। आपसे क्या पूछा हुआ है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब डिवाइडेड बाय 3abc कितना होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट मीन्स आपके पास आंसर आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन को आप एक बार पॉज करके भी दोबारा से देख लीजिएगा, रिवाइंड करके, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। बहुत ही ईजी है ये समझने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि आपको समझना है या आपको टफ लगे, लेकिन आपको एक बार इसको दोबारा से देख लेना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला क्वेश्चंस में काफ़ी बार रिपीट होता है दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर -15x प्लस r इज इक्वल टू 0 एंड p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, x स्क्वायर -15x प्लस r इज इक्वल टू 0, और आपसे कह रहा है कि इसकी दो रूट्स हैं, वो क्या है, p एंड q, और दूसरी तरफ से आपको बोल रहा है कि इन रूट्स का डिफरेंस जो है वो 1 दिया हुआ है आपको। तो आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि रूट्स किस तरह से होती हैं, हम इस मिडल वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं p एंड q को, और उसको मल्टीप्लाई करके ये r आना चाहिए। ये r कितना आना चाहिए, p इंटू क्यू के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम, और अगर हमारे पास दूसरी चीज़ आपको दी हुई है कि p माइनस क्यू 1 के बराबर है, ठीक है, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे p प्लस क्यू को। या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती ही होगी दोस्तों। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, कैसे आ जाएगा। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं एक के डिफरेंस पे तो कैसे आ जाएगा, -8x माइनस 7x, क्योंकि 8 प्लस 7 जो है आपका, या -8 माइनस 7 जो है आपको -15 देगा, ठीक है, वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। प्लस अगर आपको r दिया है इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे p प्लस क्यू अगर दिया हुआ है तो r जो है आपका p क्यू के बराबर आएगा। तो r कितना आएगा आपका 56। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं आगे। आप देख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8 ही आएगा ना, 7 8 56 इज टू 0। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 या फिर 7। इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों आपके पास p और q आ गए, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास p माइनस क्यू 1 आ गया। तो आपके पास सारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर आपके पास क्या जाएगा, r की वैल्यू b, दैट इज 56। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि इफ tan x इज इक्वल टू 1 and x is less than 90 degrees and greater than 0 degrees, then what is the value of 2 sin x cos x। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ट्रिगो के भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से देख भी लीजिएगा, आपको एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 जो है, tan की वैल्यू किस पे 1 होती है, tan की वैल्यू जो है 45 डिग्रीज पे 1 होती है, ठीक है। ये वैल्यूज आपने की ही हुई होंगी, साइन कॉस tan की वैल्यूज, ये तो आपको रटनी ही पड़ेंगी, तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो tan 45 डिग्रीज आपके पास 1 होता है, तो दैट मीन्स कि आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 45 डिग्रीज। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 2 sin x cos x, दैट मीन्स कि 2 sin 45 डिग्रीज इंटू कॉस 45 डिग्रीज, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 2 हम ले लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरह कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, सेम ही होती है 45 पे साइन और कॉस की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्शन में ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपसे पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 46 एंड कॉस 44 प्लस कॉस 46 डिग्रीज एंड साइन 44 डिग्रीज। इसकी आपसे वैल्यू पूछी हुई है। तो दोस्तों ये जो है स्ट्रेट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि फार्मूला लगता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट अवे फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो अगर आप फार्मूलाज इसके इजीली रट के चले जाएंगे, याद करके चले जाएंगे, तो आप सीधा ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, टाइम भी आपका बहुत ही कम कंज्यूम होगा। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसके बराबर होता है, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी के बराबर।
ये आपके पास काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपको कहीं भी नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो उस पर ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो यही आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ए आपके पास 46 दिया हुआ है और बी आपके पास कितना दिया हुआ है 44 डिग्रीज। तो अगर मैं इसे सीधा फॉर्मूला में पुट कर दूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 46 प्लस 44 दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्रीज। और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 के बराबर। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान है ना ट्रिगो के क्वेश्चंस, तो ये सीधे ही फॉर्मूला बेस्ड है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 1, tan 2, tan 3 एंड अप टू tan 89 डिग्री। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपके पास tan की वैल्यू दी है अप टू 89 डिग्री। तो मैं इसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री, tan इतना ही दिया हुआ ना, tan 89 तक दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला होता है आपके पास कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा डिग्रीज जो होता है किसके बराबर होता है आपका cot थीटा के बराबर होता है, ठीक है। जैसे आपका sin 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है cos थीटा के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूलाज आपके अप्लाई होते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा। तो मैं tan 89 डिग्रीज को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा इंटरनली तो क्या आ जाएगा, 89 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 1 डिग्रीज। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज टू कॉट थीटा। तो मैं इसको कॉट 1 डिग्रीज लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपके पास कैसे आ जाएगा, ये यहाँ पे tan 1 डिग्री आ जाएगा, tan 2 डिग्री आ जाएगा। अगर आगे आगे चलता जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉट का 2 डिग्रीज, कॉट का 1 डिग्रीज, ठीक है। ये इंक्रीज करता जाएगा इस तरफ और ये यहाँ से इंक्रीज करता जाएगा इस तरफ, ठीक है। ये 2 डिग्रीज आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 3 डिग्री होगा, यहाँ पे 3 डिग्री होगा। तो अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा tan इंटू कॉट 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाता है 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉट क्या होता है 1/tan। कॉट किसके बराबर होता है 1/tan के बराबर। और यहाँ पे थीटा आपका बराबर आ रहा है 1 डिग्री हो रहा है, तो ये आपका सारा कैंसिल आउट होता जाएगा, 1 बनता जाएगा। ये कहाँ तक आपके मल्टीप्लाई होंगे, जहाँ पे आपके पास यहाँ आ जाएगा tan 44 डिग्रीज और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan 46 डिग्रीज, जिसको कि हम कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा cot 44 डिग्रीज। यहाँ तक तो ये आपका 1 बनता चला जाएगा। बीच में आपके पास सिर्फ एक वैल्यू बच जाएगी दैट इज इक्वल टू tan 45 डिग्रीज। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ tan 45 डिग्रीज। बाकी सारा आपके पास 1 बनता चला जाएगा। 1 इंटू 1 किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बनता है बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोलता है 3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, जहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू दी हुई है 0 से लेके π/2 के बराबर। पाई कितना होता है आपका 180 के बराबर होता है, तो π/2 कितना हो जाता है आपका 90 डिग्रीज। इसके बीच में जो आपके पास थीटा की वैल्यू दी हुई है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, आपसे थीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि 3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ आपका आ जाता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब मुझे इसका रूट हटाना है तो मुझे इसको अंडर रूट में लेके जाना पड़ेगा, रूट हटाना है तो कैसे आ जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो टेंजेंट थीटा जो है आपका 1/√3 कितने पे होता है 1/√3 होता है आपका 30 डिग्रीज पे, ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/√3। तो देयरफॉर आपके पास थीटा कितना आ रहा है 30 डिग्रीज के बराबर आ रहा है। तो वैल्यूज तो दोस्तों आप ठीक से याद करके जाइएगा, क्योंकि वैल्यूज इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली है, साइन की, कॉस की, टेन की, सीकेंट की, कॉसिक की और कॉट की। तो टेंजेंट 30 डिग्री आपका होता है कितने के बराबर 1/√3। तो 30 डिग्री कितना होता है आपका बेसिकली π/6 के बराबर। पाई आपका 180 होता है, तो 180/6 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो यही आपका π/6 बन जाता है। π/6 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए।
तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 1। देखने में काफी अटपटा लग रहा होगा क्वेश्चन, काफी टफ भी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन बेसिकली ये है क्या, ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सीधा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ये, और कुछ नहीं है। ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको कैसे कर सकता हूँ मैं, साइन 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब में लिख सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही मैं कॉस 6 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाता है आपके पास। 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास 3ab बन गया। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसने अंदर क्या किया हुआ है, इस फॉर्मूला में अंदर होता है ए प्लस बी। तो ए आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, बी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो 1 को मैं यहाँ लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ। माइनस में आपके पास दिया गया है 1। तो ये सारी वैल्यू आपके पास क्या बन जाती है, ए प्लस बी होल क्यूब। तो आपके पास ए क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, बी आपके पास आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यूब कहा गया है, और दूसरा आपके पास दिया हुआ है -1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास होती है 1, 1 क्यूब -1, ये किसके बराबर होगा, 0। तो आपके पास आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोलता है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 17 रेज़ टू द पावर 29 प्लस 19 रेज़ टू द पावर 29 इज डिवाइडेड बाय 18। आपसे पूछ रहा है कि 17 रेज़ टू द पावर 29 इज डिवाइडेड बाय 18 प्लस 19 रेज़ टू द पावर 29 डिवाइडेड बाय 18। अगर मैं इसका ब्रेकअप करूंगा तो यही बनेगा ना, डिवाइडेड बाय, अगर टोटल को 18 से कर रहा हूँ, अलग अलग से भी कर लूंगा तो वो सेम ही हमारे पास रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जो है एक वैल्यू कम होता है या एक वैल्यू ज़्यादा है होता है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, इसको हम -1 लिख सकते हैं, इसको हम +1 लिख सकते हैं। तो रिमाइंडर कितना होगा, -1 रेज़ टू द पावर 29 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 29। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे 17 है, 17 जो है 18 से एक वैल्यू कम है, और 19 जो है वो 18 से एक वैल्यू ज़्यादा है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस साइन ऑड पावर तक मैं रेज करता हूँ तो आपके पास -1 ही आएगा, यहाँ पे +1 ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हाउ मनी पेयर्स ए प्लस बी आर पॉसिबल इन द नंबर 479865ab if the number is divisible by 9 and it is given that the last digit of the number is odd। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है इसमें अप्लाई होगा। तो 9 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम आपके पास सारे डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम इस डिजिट को क्या है आपके पास 479865ab। ठीक है, अगर हम इसे ऐड करते हैं क्या आ जाएगा, 4711 920 प्लस 828 एंड 1139, ये आपके पास 39 आ जाएगा प्लस a प्लस b। ठीक है, ये जो है आपके पास 9 से डिवाइड होना चाहिए, तभी ये नंबर जो है आपका पूरा 9 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है, 39 प्लस a प्लस b जो है आपके पास 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 39 से ज़्यादा आपके पास 9 का मल्टीपल क्या आता है, 39 से आगे क्या आता है, 45। ठीक है, अगर हम इसे 45 की इक्वल कर देते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, a प्लस बी जो है आपके पास आ जाएगा 45 माइनस 39 दैट इज इक्वल टू 6। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू या तो आपके पास 6 होगी, या फिर क्या हो सकता है, 45 की जगह 54 भी हो सकता है ना। ठीक है, अगर हम 9 का नेक्स्ट मल्टीपल देखें तो वो 54 होगा। तो 54 से कितना डिफरेंस होगा, अगर a प्लस बी को 39 प्लस a प्लस बी को अगर हम 54 के बराबर ले लें तो a प्लस बी आपके पास कितना आ जाएगा, 54 माइनस 39, ये कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये आपके पास 15 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये भी वैल्यू बन सकती है ना a प्लस बी की, 15 भी बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगर हम नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे दैट इज इक्वल टू आपका 54 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 63।
अगर हम यहाँ पे 63 ले लेते हैं और माइनस कर लेते हैं 39 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा 24। तो a प्लस बी वैल्यू जो है कभी भी 24 के बराबर नहीं आ सकती, क्योंकि अदरवाइज a और b जो है वो 2 डिजिट्स नंबर बनेंगे। 2 डिजिट का नंबर दोनों ही बनाना पड़ेगा, तभी आपका 24 के बराबर आएगा। तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a और b जो आपके पास सिंगल डिजिट्स है। तो आपके पास इक्वेशंस तो ये दो ही बनती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, दैट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज ऑड। आपसे बोल रहा है कि ये जो है आपके पास b दिया हुआ है ये हमेशा ही ऑड होगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि कितने पेयर्स बन जाते हैं। तो अगर a प्लस बी हम 6 लेते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 5 और 5 1, ये दोनों ही आ सकती है ना। ठीक है, यहाँ पे 2 4 या 4 2 नहीं आ सकती, क्योंकि इससे क्या होगा, लास्ट डिजिट जो है आपका इवन आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी। एक वैल्यू आपके पास क्या आ सकती है, 3 3। ठीक है, ये वैल्यू भी आपके पास आ सकती है, 3 3 रिपीट हो सकती है। तो आपके पास यहाँ पे कितने पेयर्स आ गए हैं, 1 2 एंड 3। तो आपके पास पहली इक्वेशन से जो है आपके पास से, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो आपके पास इससे 3 पेयर्स आ जाते हैं। दूसरा पेयर हमारे पास क्या बनता है, a प्लस बी का 15। तो 15 किस तरह से बना सकते हैं हम, सिंगल डिजिट हमें लेना है, हम ले सकते हैं 9 प्लस 6। लेकिन सॉरी 9 6 हम यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि 6 जो है वो इवन हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 और 9। एक पेयर आपके पास ये बन जाता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 6 9 बनाने के बाद आपके पास 15 किस तरह से बन सकता है, 15 बनाने का और कौन सा तरीका है, मैं आप यहाँ पे 8 प्लस 7 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वो भी जो है आपका लास्ट डिजिट जो है वो ऑड रहेगा। तो एक पेयर आपका 8 और 7 बन गया। ठीक है दोस्तों, तो एक पेयर आपके पास और ऐड हो गया। तो अब आपके पास कितने टोटल पेयर हो जाते हैं, 5 पेयर्स। ठीक है, और आप इसमें देख सकते हैं और कोई पेयर बनता है 8 7 के अलावा। अगर हम और कम करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, नहीं, इससे कम नहीं होगा। इससे अगर हम कम करेंगे किसी भी डिजिट को तो दूसरा जो है आपका 2 नंबर डिजिट बन जाएगा, 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास इतने ही पेयर बनते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो और कोई भी पेयर नहीं बनेगा, तो आंसर आपका होगा 5 पेयर्स। ठीक है, 5 पेयर आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 आपका बोलता है कि 3 कार्स ए बी एंड सी स्टार्टेड from a point at 5 p.m., 6 p.m. and 7 p.m. respectively, and traveled at a uniform speed of 60 km per hour, 80 km per hour, and x km per hour respectively in the same direction. If all the three met at another point at the same instance during their journey, then what is the value of x? तो दोस्तों इसमें जो है आपके पास टाइम भी नहीं दिया गया है और आपके पास स्पीड भी नहीं दी गई है। आपके पास दो जो है ए और बी कार की, ए बी सी कार आपके पास दी हुई है। ए की स्पीड आपके पास 60 दी है, बी की आपके पास 80 दी है और सी की आपके पास x दी है। आपको सी की स्पीड भी नहीं बताई है और बोला है कि वो एक टाइम पे आप मिलते हैं, मतलब कि कुछ टाइम के बाद ये तीनों जो है एक जगह पे मिलते हैं। तो आपसे स्पीड पूछी हुई है सी की। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसको सबसे सिंपल तरीका क्या है सॉल्व करने का, हम ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन ले लें, आपका ऑप्शन से इसलिए क्योंकि ऑप्शन से ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी ऑप्शन नंबर ए जो है 120, अगर मैं इसको ले लेता हूँ और मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं कैसे चलूंगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, ए जो है 5 PM पे चलता है, बी जो है 6 पे चलता है और सी जो है 7 पे चलता है। तो ए की स्पीड कितनी है, 60 है और बी की कितनी है, 80 है। तो अगर 5 बजे ये चलता है तो 6 PM पे अगर बी चलता है तो 6 PM तक ए कहाँ पे पहुंच चुका होगा, 60 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा पहले ही। ठीक है, चल चुका होगा ना। और अप टू 7 o'clock जबकि आपका सी स्टार्ट करता है, तब तक ये कहाँ पहुंच चुका होगा, ये 1 घंटा और ट्रेवल कर लेगा तो ये पहुंच जाएगा 120 किलोमीटर के ऊपर, 120 किलोमीटर के ऊपर। और अगर बी की स्पीड जो है वो 80 है तो वो 1 घंटे में मतलब कि 7 बजे तक कितना ट्रेवल कर लेगा, 80 किलोमीटर तक। ठीक है, ये 80 किलोमीटर पे पहुंच जाएगा, ये 120 पे होगा। 120 पे कौन होगा, ए, और बी कितने पे होगा, 80 पे, जब सी शुरू करता है। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास टाइम कितना हो चुका है, 2 आवर्स हो चुके हैं स्टार्टिंग से। कब से, 5 बजे से लेके 5 PM से लेके आपके पास 2 घंटे हो चुके हैं। तो हम 1 घंटा और ले लेते हैं। 1 घंटे में जो ए है कितने पे पहुंच जाएगा, इसकी स्पीड 60 है तो ये 120 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 180 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये जो आपकी बी की स्पीड 80 है, वो जो 80 पे पहले से ही खड़ा है वो 80 किलोमीटर और ट्रेवल कर लेगा तो कितने पे पहुंच जाएगा, 160 पे। अब आपके पास टाइम कितना हो जाता है, 1 आवर आपके पास और इंक्रीज हो जाता है। और जो आपके पास सी चला है जिसकी वैल्यू 120 किलोमीटर पर आवर,
तो वो 120 किलोमीटर ट्रेवल करके कहाँ पहुंच जाएगा, इस स्पॉट पे पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे पहले ए था 2 घंटे बाद, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। कौन, सी। अब हम इसमें 1 घंटा और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन तीनों को मिलाना है ना। इसमें कहा है कि वो इंस्टेंटली मिल रहे हैं या नहीं, हमें यही तो चेक करना है कि ये तीनों स्पीड पे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। अगर हम 1 घंटे और ट्रेवल करवाएंगे तो ये जो ए 180 किलोमीटर पे पहुंचा है, ये कितने पे पहुंच जाएगा, 60 और ट्रेवल करेगा 240 पे पहुंच जाएगा। 80 वाला जो 160 पे पहुंच चुका था, वो 80 और ट्रेवल करेगा तो वो भी जो है 240 पे पहुंच जाएगा। और सी जो है वो 120 पे था, ये 120 की स्पीड से जा रहा है, तो ये 120 ट्रेवल करेगा तो आपके पास कितने पे पहुंच जाएगा, अगेन 240 पे। तो इसका मतलब ये कहाँ पे मिलेंगे, 240 किलोमीटर्स पे ये सब लोग मीट करेंगे आफ्टर 4 आवर्स फ्रॉम 5 PM। मतलब कि 9 बजे जो है ये सारे के सारे 240 किलोमीटर ट्रेवल करके एक सिंगल पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आपको किसी और ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप करेंगे भी तो आपका कभी भी कोई ऑप्शन सही नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ऑप्शंस के थ्रू जाइए। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी सॉल्व होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोलता है कि प्रियाज एज वाज अ क्यूब ऑफ एन इंटीग्रल नंबर डिफरेंट फ्रॉम 1 4 years ago and a square of an integral number after 4 years। ठीक है, how long should she wait so that her age becomes square of a number in the previous year and a cube of a number in this next year। एज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को पिछले जो वीडियोस है उनमें मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो है 1 से 20 तक के या 30 तक के जो है स्क्वायर्स और क्यूब्स जो है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे देखिए हो जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन टोटली उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये आपसे पूछता है कि प्रियाज एज वाज अ क्यूब ऑफ एन इंटीग्रल नंबर 4 years ago। तो सपोज कीजिए कि उसकी आज की प्रेजेंट एज x होगी, तो ये बोल रहा है कि 4 साल पहले जो है ये किसी नंबर का क्यूब रहा होगा। ठीक है, और आज से 4 साल बाद ये आपसे बोलता है आफ्टर 4 years इट विल बिकम स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, ये जो हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ऐसा, और आपके पास ये भी दिया हुआ डिफरेंट फ्रॉम 1, मतलब कि ये 1 और यहाँ पे आपके पास डिफरेंस जो है -4 + 4 के बराबर, मतलब कि दैट इज 8 ईयर्स का डिफरेंस हो जाता है इन दोनों के बीच में। क्यूब और स्क्वायर के बीच में 8 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, x - 4 है और x + 4 है, तो आपके पास क्यूब और स्क्वायर के बीच की जो एज है इसका डिफरेंस कितना होगा, 8 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बोल रहा है कि जो नंबर है वो 1 कभी भी नहीं होगा इसके बीच में। दैट मीन्स कि ये वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये हो सकता था ना आपके पास 1 और 9 हो सकता था, तो वो तो इसने आपको मना कर दिया, नहीं हो सकता। अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपके पास क्यूब क्या बन जाता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। ठीक है, और 8 + 4 आपके पास आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि 4 साल का डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। तो 12 + 4 अगर मैं करता हूँ तो 16 जो है 4 का स्क्वायर है। तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। ठीक है, ये बोल रहा है कि 12 साल से 4 साल पहले जो है उसका नंबर एक क्यूब था, तो 8 कितने का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब। सेटिस्फाई हो रहा है। और बोल रहा है कि 4 साल बाद जो है नंबर वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा, तो ये 4 का स्क्वायर बन रहा है 16। तो सेटिस्फाई हो रही है आपकी इक्वेशन। तो ठीक है, इसको तो मान लेते हैं कि आपकी प्रेजेंट एज जो है आपके पास 12 आ जा रही है। अभी आपसे सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग शुड शी वेट सो दैट हर एज बिकम्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर इन द प्रीवियस ईयर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर इन नेक्स्ट ईयर। ये बोल रहा है कि y + 1 जो है आपका क्यूब बनना चाहिए और y - 1 जो है आपका स्क्वायर बनना चाहिए इसके बाद। तो अब हम लोग देख लेते हैं 16 के बाद। हम सपोज कर लीजिए कि 16 के बाद किसका क्यूब देख लेते हैं। पहले सबसे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्यूब बनाना है और यहाँ पे आपको स्क्वायर बनाना है। तो 4 का स्क्वायर तो आपके पास आ चुका है। इसके बाद क्या स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर बनेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 25 इसको लेते हैं तो ये 1 साल कम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 26। तो ये क्यूब की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 27। तो 27 जो है 3 का क्यूब आ जाता है, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर आ जाता है। तो आपसे सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी एज कितनी होगी, जो इसमें पूछ रहा है 26 एज तक बोलता है कि कितना टाइम लगेगा। जो 12 साल जिसकी एज है उसको 26 एज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो दैट इज इक्वल टू 26 - 12 इज इक्वल टू 14 ईयर्स। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 raised to the power x + 2 + 3 raised to the power -x इज इक्वल टू 10।
आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास इक्वेशन ये दी हुई है 3 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10, तो आप में ये पेयर्स में से आपको कौन सा जो है सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, तो आपके पास सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है, आपको ये पेयर्स ही हैं इसमें डाल के देखनी पड़ेंगे। अगर मैं 0 डाल देता हूँ, सपोज करिए ए ऑप्शन को लेके x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ, तो ये आपके पास 3 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 रेज़ टू द पावर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर जो होता है 9 के बराबर होता है, और माइनस का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो पे जीरो जो है उसमें कोई साइन नहीं लगता है, तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 जो होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो ये 10 के बराबर होता है, दैट मीन्स की 0 वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करती है, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को। अब हम लोग दूसरी डिजिट को देखते हैं। दूसरा डिजिट आपके पास 2 दिया गया है, तो अगर मैं 2 डाल दूंगा इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 10। ये कितना आ जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 4 जो है 81 होता है, और 3 रेज़ टू द पावर माइनस 2 जो होगा वो क्या होगा आपका 1/3 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, 81 प्लस 1/9। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 10 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाता है। सेकंड इक्वेशन में 0 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। दूसरी वैल्यू आपके पास -2 दी गई है दोस्तों, तो हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 डाल देता हूँ तो आप -2 डाल देता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस 2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू -2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 0 और -2 दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बोलता है ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट 1/1 by a plus 1/1 by b plus 1/1 by c plus 1/2 is equals to 16/23, then what is the mean of abc। मीन मीन्स आपसे एवरेज पूछ रहा है abc की। तो ये क्वेश्चन वैसे तो देखने में आपको काफी अटपटा लग रहा होगा, टफ लग रहा हो, लेकिन ये है नहीं। अगली को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 16/23 को 1/, ठीक है, 23/16 भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो सेम ही आ जाएगा ना। तो अब इसका ब्रेकअप मुझे और करना है आगे जाके, तो मैं इसका ब्रेकअप कैसे करूंगा, 1/16 को क्या लिख सकता 23 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 7/16। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस 7 23, सेम आ जाएगा दोस्तों। तो इससे क्या है, मेरे पास ये वैल्यू जो है ए के बराबर दिख रही है आपको, ए के बराबर आ सकती है। तो मैं इसको फर्दर जो है इसका ब्रेकअप और ज़्यादा करूंगा, तो मैं इसको कैसे करूंगा, 7/16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/16/7, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा, 1/1 प्लस 1/16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको 1 में ब्रेकअप नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा कि 1 प्लस 9/7, ऐसे लिखूंगा तो 1 और 1 बराबर आ जाएंगे। तो ये आपका ए और बी जो है वो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि आपके पास डिफरेंट दिया हुआ है, ए अलग दिया हुआ है, बी अलग दिया हुआ है। तो मुझे इसे कैसे ब्रेकअप करना पड़ेगा, 2 प्लस 2/7, ठीक है। ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 14 प्लस 2 16/7। तो आपके पास ए की वैल्यू आ रही है और बी की वैल्यू आ रही है। तो अब मैं इसे फर्दर ब्रेक डाउन करता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/7/2, ठीक है। इसका मैं आगे और ब्रेकअप करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/, अब मैं इसे कैसे करूं, ठीक है, 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, और मुझे 7/2 बनाना है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, 3 लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3 से बना दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 2 3 से 6 प्लस 1 7। अब ये जो आपके पास सॉल्व करके आ रहा है ये आपके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है ना। ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/2, ये आ रहा है आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, जो a की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, b की वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, c की वैल्यू आ रही है 3। तो आपसे पूछा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का एवरेज, क्या पूछा हुआ आपसे, a प्लस बी प्लस सी, इसकी एवरेज कितनी होगी, बाय 3। तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास 2 है, c की वैल्यू आपके पास 3 है, डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 6/3 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपका आता है, फॉर द इन इक्वेशन
इन इक्वेशन किस लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटी का साइन लगा है। इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज करेक्ट। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, माइनस, क्योंकि मैं 12 को ब्रेक डाउन कर लेता हूँ इस तरह से कि इसका 7 बन जाए ऐड करके, तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 4x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तब हम सॉल्व करते हैं कि x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 अगर 0 के बराबर है तो दैट मीन्स कि इनमें से एक ना एक पार्ट 0 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू 4 और 3 आती। अगर यहाँ पे इक्वल साइन दिया होता है और अब यहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटी दी हुई है, ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमेशा ही 4 से ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आप 4 से कम रख देंगे या आप 4 के बराबर रख देंगे तो ये वैल्यू जो है 0 बन जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 4 देता हूँ तो ये जो आपके पास 0 बन जाएगी, और ये जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा, ये इक्वल बन जाएगा। तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 4 ही होगी हमेशा। 3 से छोटी रखता हूँ, अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये वाला आपका जो पार्ट है ये 0 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 से छोटी वैल्यू रखता हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने -2 रख दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा -6 इंटू -5, ये कितना आ जाएगा 30, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो रहा है ना, तो आपके पास क्या है कि आपको ये पार्ट भी माइनस बनाना पड़ेगा और ये पार्ट भी माइनस बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वैल्यू जो है आपको x की वो कितनी रखनी पड़ेगी, लेस देन 3 आपको रखनी पड़ेगी। तो आपके पास ये दो तरह की वैल्यूज बन जाती है, ठीक है। तो आपकी जो रेंज बन जाती है वो क्या बन जाती है, -∞ लेस देन x लेस देन 3 और 4 इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का, तो इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोग इसको एक बार देख लेंगे तो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है कि कंसिडर अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, टू टावर्स आर सिचुएटेड एट B and C, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम A to the top of the tower at B is 30 degree and the angle of elevation to the top of the tower at C is 45 degrees. What is the ratio of the height of towers B and बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आपका हेक्सागन कैसा बनेगा, जिसकी 6 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रेगुलर हेक्सागन। ये आपके पास दिया हुआ है ABCDEF। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें रेगुलर हेक्सागन का इंटरनल एंगल निकाल लेना चाहिए, ठीक है। इंटरनल एंगल क्या होता है ऑफ रेगुलर हेक्सागन, n-2 इंटू 180 डिग्रीज, सॉरी ये सम ऑफ टोटल एंगल होता है, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो n आपके पास यहाँ पे हेक्सागन है तो 6 साइड्स दी हुई हैं, तो दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 180 इक्वल टू 720 डिग्रीज। इसका मतलब है कि जितने भी इसके इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 720 डिग्रीज होगा। तो एक एंगल किसके बराबर होगा, एंगल आपके पास टोटल है 6, 720/6 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इसका एक इंटरनल एंगल जो होगा 120 डिग्रीज के बराबर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें ये बोलता है कि द टू टावर्स आर सिचुएटेड एट B and C। इसके लिए हमें एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको शायद क्लैरिफाई ना हो। तो बोलता है कि एक टावर यहाँ पर है और एक टावर यहाँ पर है, B पर है, C पर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन A से यहाँ तक का जो है कितना है, यहाँ पे 30 डिग्रीज है, और A टू C जो आपके बोल रखा है वो कितना होता है 45 डिग्रीज। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, AC को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। अब हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको शायद क्लैरिफाई ना हो। तो हम लोग बना लेते हैं आपके पास ट्राइंगल बना लेते हैं, आइसोसेलेस इसलिए क्योंकि ये दो साइड जो है आपके पास इक्वल दी हुई हैं, ठीक है। ये आपके पास B है, ये आपके पास C है, ये आपके पास A है। आपको कहा है वो क्या, एक टावर आपके पास यहाँ है, एक टावर आपके पास यहाँ है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपकी 30 डिग्रीज बनती है, और यहाँ से जो है आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है 45 डिग्रीज। तो ये आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको जो है टावर्स की रेशो निकालनी है, दैट मीन्स दिस रेशो दिस। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये 120 डिग्री है, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ
तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्रीज, ठीक है। ये आपके पास 90 डिग्रीज, तो आपके पास 30 डिग्रीज इज टू 60 डिग्रीज इज टू 90 डिग्रीज का क्या ट्रिपलेट बनता है 2, ठीक है। इस रेशो में अगर आपकी कोई भी ट्राइंगल के 3 एंगल 30, 60, 90 होता है तो उसके सामने की जो साइड्स होती हैं वो किस रेशो में डिवाइड होती हैं 1:√3:2। तो दोस्तों हम ए बी डिस्टेंस को जो है 2x मान के चल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2x आपके 90 डिग्रीज के सामने आता है, तो अगर मैं ये 2x मान लेता हूँ तो 30 डिग्रीज के सामने का डिस्टेंस x आ जाएगा और 60 डिग्रीज के सामने का डिस्टेंस 3x आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि AD का डिस्टेंस जो आपके पास √3x आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास DC का भी डिस्टेंस जो है √3x आ जाएगा और AC की पूरी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी √3 + √3 दैट इज इक्वल टू 2√3x, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आपके पास AC कितनी आ जाएगी 2√3x। और अगर आपको ये वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू आपको क्या बोलना चाहता है कि अगर मैं इस पॉइंट को F ले लेता हूँ इस टावर को, तो AC जो है आपका FC के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये आपका 90 डिग्रीज बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। एक तरफ आपके पास प्लेन सरफेस है, दूसरी तरफ आपके पास वर्टिकली जो है आपके टावर जो है वो खड़े हुए हैं, इसलिए आपको उसको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। तो आपके पास प्लेन सरफेस जो है ABC बन जाती है और ये जो है आपके पास पोल्स हैं, तो ये दैट मीन्स कि ये 90 डिग्रीज पे खड़े हुए हैं। तो आपके पास क्या आ जाता है AC की वैल्यू आपके पास 2√3 है, तो आपके पास FC की भी वैल्यू जो है वो 2√3x आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्रीज एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो ये भी 45 ये भी 45 आइसोसेलेस ट्राइंगल में, दैट मीन्स कि ये साइड इसके बराबर होगी, FC इज इक्वल टू AC हो जाएगी। तो AC आपके पास 2√3 आ जाएगी दोस्तों। हम F भी ले चुके हैं, हम इसको G पॉइंट मान लेते हैं, तो आपको BG निकालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से 30 डिग्री दिया हुआ है। आपके पास AB जो है दैट इज आपके पास जो बेस है वो आपको 2x के बराबर माना हुआ है आप लोगों ने, और आपके पास G पे जो है कितना एंगल आ जाएगा 60 डिग्रीज आ जाएगा, क्योंकि अगर ये 30 है तो ये 60 है। ये तो आपके पास एंगल भी जो है वो 90 डिग्री पहले दिया हुआ है। तो अगर आपके पास 60 डिग्रीज के सामने का एंगल 2x है, ठीक है, ये एंगल आपको 2x दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है GB दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज के सामने का एंगल आपको निकालना है। तो दोस्तों अगर आपका 60 डिग्रीज जो है 2x है, या आपका √3 जो है वो 2x के बराबर है, आपका √3 जो है वो 2x के बराबर दिया हुआ है, तो आपका 1 किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा, सपोज कीजिए कि 1 × √3 = 2x, तो आपका 1 किसके बराबर होगा 2x/√3, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 की ही तो रेशो निकालनी थी, तो आपके पास ये वैल्यू जो है BG वैल्यू है, ये किसके बराबर आ जाएगी 2/√3x। और आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है कि हाइट ऑफ टावर एट B एंड C, ये आपको B और C पे जो भी टावर है उनकी हाइट की रेशो निकालनी है, और आपके पास जो C पे टावर है उसकी आपके पास लेंथ है 2√3x। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा 2/√3 इंटू 2√3, यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x, x से x कैंसिल हो जाता है और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, आपके पास आंसर आ जाता है 1/3, ठीक है। 1/3 आपके पास दोस्तों आंसर आ जाएगा, और 1:3 आपका है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो है वो ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें से काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।